और ये बोल सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस है, बट ओवरऑल कंसेप्ट ये है प्रोबेबिलिटी का कि जो भी इवेंट है उसके अकर होने का क्या चांस है, ये डिटरमाइन करना, चांस फाइंड आउट करना, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। लेकिन उसकी अप्रोचेस अलग अलग हो सकती है। क्लास नाइन्थ में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी थी। स्टैटिस्टिकल अप्रोच कैसे थी, अगर आप लोगों को याद है तो मैं आपको बताता हूं कि मान के चलो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मैं याद दिला देता हूं, अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है। अगर मान के चलो एक कॉइन को हम 1000 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, 1000 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, जिसमें 445 टाइम्स हेड आ रहा है और 555 टाइम्स टेल आ रहा है, then what is the probability of obtaining a head in the next trial? तो उस समय आप क्या निकालते थे, नंबर ऑफ टाइम्स यू गॉट हेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज 1000। तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती थी क्लास नाइन्थ में जब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच, तो उससे कि कितने बार कोई इवेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल कितने ट्रायल्स हुए। फिर उसके बाद हम आए क्लास टेंथ में, हमने क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बट जो रीसेंट यहाँ पर ये जो पूरी थ्योरी अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो उसने यही बताया, स्टैटिस्टिकल अप्रोच आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ी थी, ठीक है, क्लासिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी भी आपने पहले पढ़ी थी। बट ये जो मैथमेटिशियन था कोलमोग्रोव, रशियन मैथमेटिशियन, इसने एक बुक लिखी थी अपनी 33 में, 1933 में, और उसने जो अप्रोच बताई थी दैट इज कॉल्ड एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सबसे एप्रोप्रिएट अप्रोच मानी गई प्रोबेबिलिटी को डील करने की, और इसके बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटी रही वो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पे बेस्ड रही, ठीक है। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में कुछ सर्टेन टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है जो अभी तक मैंने बताया, वरुणी, वंशिका, अक्षता, एक्नॉलेज कर दो। यस सर। ओके, तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इस टर्म को। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted is called random experiment। आप लोग लिखते चलो, शॉर्ट नोट बनते जाएंगे जल्दी से। सबसे पहले लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट, an experiment with more than two outcomes, with more than two outcomes, and it cannot be predicted, and it cannot be predicted, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए और जिसको प्रिडिक्ट न किया जा सके, जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, दो आउटकम्स है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद फिर आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज सैंपल स्पेस। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को मैं डिफाइन कर रहा हूं। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है, इट इज ए सेट ऑफ, इट इज ए सेट ऑफ all possible outcomes, all possible outcomes of a random experiment। तो सैंपल स्पेस एक्चुअल में एक सेट है, किसका सेट है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के, उनका सेट है, ठीक है। तो सेट थ्योरी हमने क्लास 11th में ही पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में, और उसमें हमने देखा कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। लाइक अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, हेड एंड टेल। तो एच कॉमा टी को करली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा, और ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म है। और हमेशा सैंपल स्पेस को
कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैपिटल एस नोटेशन है सैंपल स्पेस का। ठीक है यहां तक। अगर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए डायस है तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एन ऑफ एस का क्या मतलब है, सेट थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, एन अंडर ब्रैकेट जो सेट है उसका नाम, तो इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम इसके लिए एन ऑफ एस ले रहे हैं तो एन ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, 6। ये इसकी सबसेट नहीं बताएगा, ये सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा कि उस सेट के अंदर कितने हैं। क्लियर। अगर हम इस वाले सेट की लिए बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस इज 2। क्लियर। तो हमने दो चीजें देख ली, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। अब उसके बाद यहां पर बुक में भी वैसा ही कुछ डिफाइन किया है, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस, उसने यहां पर उन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, या इसको कई बार सिर्फ सैंपल बोलते हैं, ओनली सैंपल। ये क्या होता है, जैसे हमने सैंपल स्पेस बनाया ना, तो ये जो इसके एलिमेंट होते हैं, जैसे कि 1 ये सैंपल पॉइंट है, 2 ये एक सैंपल पॉइंट है, 3 ये एक सैंपल पॉइंट है। तो एक एक एलिमेंट जो होता है उसको सैंपल पॉइंट बोला जाता है। सेट थ्योरी में इसको एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पर सैंपल या सैंपल पॉइंट बोलते हैं, बोथ मीन सेम। क्लियर ये चीज। ठीक है। तो सैंपल पॉइंट मतलब एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। ओके। हाँ बोलो। सर मतलब सैंपल पॉइंट्स मिलके सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल पॉइंट, सर सैंपल पॉइंट्स मिलके सैंपल स्पेस बनाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सैंपल पॉइंट्स का जो सेट होता है दैट इज सैंपल स्पेस। करेक्ट। ओके सर। ओके, सो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद इसने क्या किया है, सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज दे दी, और इसमें आपको क्या है, आपको सैंपल स्पेस बस बनाना है और कुछ भी नहीं है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना। इसमें ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इंडिकेट करके रखा है, सैंपल स्पेस बनाना है। तो फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो इधर ध्यान देना, देखो ये हो गया फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टाइम टॉस होगा तो क्या आएगा, हेड या फिर टेल। अब अगर फिर से आपने सेकेंड टाइम टॉस किया तो क्या होगा, हेड के बाद फिर से हेड आ जाना, या हेड के बाद टेल आ जाना, या हेड के बाद टेल के बाद हेड, या टेल के बाद टेल। ये सेकेंड टॉस हो गया। थर्ड टाइम जब आप टॉस करोगे तो क्या होगा, थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में फिर हो सकता है ये हेड के बाद फिर हेड आ जाना, ये हेड के बाद टेल आना, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। समझ में आ रहा है। तो हमने ये पूरा अरेंजमेंट कर दिया। तो अगर हम इसको लाइन अप करेंगे तो क्या होगा, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, मतलब ये हमारा फर्स्ट आउटकम हो गया, एच एच एच। समझ में आया। फिर उसके बाद पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल, तो आउटकम क्या हो गया अब हमारा, एच एच टी। एंड सिमिलरली और क्या क्या होते जाएगा बताओ, एच टी एच, फिर क्या होगा, एच टी टी। ये वो केसेस लिए जब हेड पहले आ रहा है। अब क्या होगा, टी एच ट्रिपल। एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। समझ में है। तो ये सब सैंपल पॉइंट्स बने, ये सारे एलिमेंट्स बने, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स बने, और इनको हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। समझ में आ गया सबको। यस सर। ओके। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे।
ओके, पूछूं? मेरा क्वेश्चन ये है कि n ऑफ s कितना है? n ऑफ s इज क्वेश्चन मार्क 8, n ऑफ s 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर हम एक कॉइन को सिर्फ 2 बार टॉस करते तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होते? इन दैट केस n ऑफ s की वैल्यू क्या होती? 4. करेक्ट, इट विल बी 4। अगर हम एक कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करते तो n ऑफ s की वैल्यू क्या होती? 2. 2। और अगर एक कॉइन को हम 10 टाइम्स टॉस करते तो n ऑफ s की वैल्यू क्या होती? 20. 20. नो, नॉट 20, नॉट 10, नहीं, इट विल बी 2 रेज टू पावर 10, बहुत बड़ा नंबर होता। समझ में आया ये चीज? तो ये कैसे निकल रहा है देखो, यहां पर मैं इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिखा, एक बार टॉस कर रहे हैं मतलब 2 की पावर 1, 2 बार टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 2 की पावर 2, 3 बार टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 2 टू दी पावर 3, 4 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 2 टू दी पावर 4। वैसे ही अगर 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो क्या होगा? 2 रेज टू पावर 10। समझ में आया सभी को ये चीज? Yes, sir. मतलब Yes, sir. अगर एक एक्सपेरिमेंट को, मेरी बात ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूं, अगर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे हमें आर आउटकम्स मिलते हैं, आर आउटकम्स मिलते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करते, n टाइम्स रिपीट करते, तो जो टोटल आउटकम्स होंगे दैट विल बी r टू द पावर n। जैसे कि यहां पर एक कॉइन को टॉस करने पे हमें कितने आउटकम्स मिल रहे थे? 2 आउटकम्स मिल रहे थे। तो इस पर्टिकुलर केस में r की वैल्यू क्या थी? 2 थी। हमने इसको कितने बार रिपीट किया? 3 टाइम्स रिपीट किया। सो जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो क्या हो गए? 2 रेज टू पावर 3। समझ में आया ये चीज? अब मैं इसी अप्रोच से आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक डायस है, एक डायस को अगर हम 2 बार टॉस करेंगे, रोल करेंगे, तो कितने आउटकम्स होंगे? करेक्ट, 6 टू द पावर 2, 36। 3 बार टॉस करेंगे, रोल करेंगे, तो कितने आउटकम्स होंगे? एक डायस को 3 बार रोल करेंगे तो कितने आउटकम्स होंगे? 6 to the power 3. Double. यस, 6 टू द पावर 3, दैट इज 216। करेक्ट। समझ में आ गया ये चीज? तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। क्लियर ये चीज? ओके, इरेज कर रहा हूं ये पूरा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब सबसे पहले आप सैंपल पॉइंट्स बताना कि कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, कितने आउटकम्स होंगे? 36 आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब उसका सैंपल स्पेस बनाने बोल रहा है। सैंपल स्पेस बनाओगे तो इसको ना बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। वैसे तो क्लास 10th में हमने ये बनाया हुआ है। अगर 2 बार टॉस करें, पहले टॉस में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरे टॉस में क्या आ सकता है? सेम 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको मिला देंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन। ये सबसे बन जाएगा ना? यस और नो? एक बार कंफर्म करो ऑनलाइन में सारे बच्चे। Yes, sir. ओके, तो ये चीज मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। आप लोग अपनी नोटबुक में स्पेस छोड़ दो इसके लिए और इसको लिख लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 बार टॉस हो रहा है। पहले मुझे बताओ कि कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में? 2 की पावर 4. करेक्ट, 2 टू द पावर 4, दैट इज 16। अब इसके सैंपल पॉइंट आप लिखो, 16 आउटकम्स क्या क्या होंगे वो लिखो। थर्ड, कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, क्या क्या होगा देखो, लाइन से बताते हुए चलना। पहले ना चारों एच हो सकता है, फिर क्या होगा? फिर 3 एच और एक टेल लिख देते, ट्रिपल एच टी, डबल एच टी एच,
फिर क्या आ जाएगा HTHH, फिर क्या आ जाएगा THHH। अगर एक पैटर्न में चलोगे ना तो लिखना आसान होगा। 16 आउटकम आने चाहिए, आपको पता है तो आप इसको प्रॉपरली लिखना। तो पहले 4H और 3H वाले पॉसिबल केसेस हमने लिख लिए, अब 2H वाले पॉसिबल केसेस लिखते हैं। तो H डबल T HTTH TTHH और क्या आएगा THHT और क्या आएगा TH यस TH एंड HT। ठीक है, कितना बन चुका है यहां पर? कितने आए फर्स्ट रो में? 5 आ गए। सेकेंड रो में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 ये कॉमा नहीं है ना, ये HT है कंटिन्यूएशन में, HT। हाँ, यहां पर आ गए 6, 5 + 6 मतलब 11 हो गया। 4 और आने का है, 16 होना चाहिए ना, 5 और आने का है। हाँ, और क्या बनेगा अब? 2H 2T हो गया, अब 3T वाला बना देते हैं, TTH। फिर उसके बाद TTHT, फिर उसके बाद आएगा THTT, फिर लास्ट आ जाएगा HTTT, फिर लास्ट विल बी ट्रिपल डबल 4 टाइम्स T, अगेन 5। मतलब ये आपके हो गए 16 आउटकम्स, 16 पॉसिबल आउटकम्स। करेक्ट। तो एक पैटर्न में चलोगे ना तो आपको समझ में आएगा, मिस नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले 4H, फिर 3H, फिर 2H, फिर 1H और फिर नो H, ऐसा करते हुए हमने सैंपल पॉइंट बना दिए। क्लियर सबको? फिर उसके बाद बोल रहा है ए कॉइन एंड ए डाइस इज थ्रोन। अब अब ये वाला फोर्थ वाला देखो, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक क्वाइन और एक डाइस थ्रो हो रहा है, दोनों एक साथ थ्रो हो रहा है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे बताना है, बताओ जल्दी। अगर क्वाइन में हेड आ रहा है तो डाइस में क्या आ सकता है? 1 2 3, तो H1 H2 H3 अप टू H6, या फिर टेल विथ 1 टेल विथ 2 अप टू टेल विथ 6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, a coin is tossed and then a dice is rolled only in case a head shows on the coin। क्वेश्चन 5 का सैंपल स्पेस बनाओ और मुझे बताओ। A coin is tossed and then die is rolled only in case of head shows on a coin। बताओ। ओके, कितने आउटकम्स होंगे, कितने एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में? 6 7. नहीं, 7। कैसे 7 होंगे? एक सिर्फ टी, तो कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हेड आया तो H1 H2 H3 अप टू H6। क्लियर? फिफ्थ का आंसर ये होगा। सिक्स्थ का आंसर पे आते हैं। हो गया सबका? अक्षिता कनेक्टेड है क्या? अक्षिता? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys 2 girls are in room X, 1 boy 3 girl are in room Y, specify the sample space for the experiment in which room is selected and then a person। बताओ। Reason.
देखो मैंने ना दो रूम्स बना दिए, पहला रूम x हो गया, दूसरा रूम y हो गया। x में b1 b2 g1 g2 ये हो गए, y में b3 g3 g4 g5 ये हो गए। अब जो इसमें बोल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट क्या, पहले रूम का सिलेक्शन करना फिर उसके बाद पर्सन का सिलेक्शन करना। तो हमारे जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। पहले आपने रूम एक्स सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद एक किसी पर्सन को सपोज B1 को सेलेक्ट किया, तो आपका फर्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या होगा, एक्स B1। सेकेंड पॉसिबल आउटकम क्या होगा, एक्स B2। थर्ड पॉसिबल एक्स आउटकम क्या होगा, एक्स G1। वैसे क्या होगा, एक्स G2। समझ में आई ये चीज, एंड सो ऑन। अगर आपने y सेलेक्ट किया रूम y, तो क्या हो जाएगा, y B3, y G3, y G4 एंड y G5। तो ये हो जाएंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर हो गया ये चीज सबको, इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ना, ये प्री रिक्विजिट है एक तरीके से क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ व्हाइट एंड वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। तीन तरह के डाइस हैं, पहला रेड कलर का है, दूसरा डाइस कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का, तीसरा डाइस जो है ब्लू कलर का, एक बैग के अंदर है। वन डाइस इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, एक डाइस को सेलेक्ट किया, रोल कर दिया, ठीक है। इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, उसका कलर और उसका आउटकम नोट किया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, बताओ क्या होगा। करेक्ट, सपोज So पहले आपने रेड सेलेक्ट किया, हाँ बोलो। R1, R2, R3, R4, R5, करेक्ट करेक्ट, R6. रेड अगर सेलेक्ट हुआ तो R1 से R6, सिमिलरली व्हाइट सेलेक्ट हुआ तो W1 से W6, और ब्लू सेलेक्ट हुआ तो B1 से B6। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 80, ठीक है। क्वेश्चन 7 हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपटीशन ऑफ families with 2 children. What is the sample space if interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of birth? बताओ क्या होगा। So double G, double B, हम्म GB, हम्म uh, करेक्ट BG. करेक्ट करेक्ट। जी जी मतलब फर्स्ट बी गर्ल सेकंड बी गर्ल, बी बी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर बॉयज, बी जी फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, जी बी फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय। सो ये हो जाएंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। याद रखना ऐसा क्वेश्चन क्लास 12th में है जिसमें ये सैंपल स्पेस बनता है, मतलब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। क्या 0 हो, 1 2 हाँ 0 1 2 करेक्ट, 0 1 2, सैंपल स्पेस विल बी 0 1 एंड 2, ठीक है। एक बार इसको बुक से आंसर देख के कंफर्म करो तो। So same है.
सेम है ना, करेक्ट है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. ठीक है? बताओ क्या होगा? देखो, एक रेड बॉल है, ठीक है, और 3 व्हाइट बॉल है. अब इसमें क्या बोल रहा है कि सक्सेसिवली हम 3 बॉल्स निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स, सॉरी, सक्सेसिवली हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के. तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो फर्स्ट बॉल निकाली हमने, तो फर्स्ट बॉल क्या हो सकती है? या तो रेड होगी या तो फिर व्हाइट होगी. अब अगर रेड हुई तो सेकंड बॉल क्या होगी? डेफिनेटली व्हाइट होगी. और अगर पहली व्हाइट निकली तो दूसरी या तो रेड होगी या फिर क्या होगी? व्हाइट होगी. समझ में आया? तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो क्या होगा? रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, या फिर व्हाइट व्हाइट. ये हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स. समझ में आया कि नहीं ये चीज? एक बार कंफर्म करो बाकी सारे बच्चे जो ऑनलाइन है. सर ओके, इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट. Excuse me, sir. हाँ बोलो, एक बार आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलना. Excuse me, sir. हाँ, सर RR क्यों नहीं, मतलब रेड रेड क्यों नहीं? आरआर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट. मतलब हमने अगर फर्स्ट बॉल निकाली ना तो उसको वापस बैग में पुट नहीं कर रहे. सो वी हैव ओनली 1 रेड बॉल. सो अगर हम रेड बॉल निकाल लेते हैं तो अब बैग में जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगी वो 0 रेड और 3 व्हाइट बचेंगी. सो इसलिए सेकेंड टाइम फिर से रेड नहीं निकल सकती. ओके सर. ओके, यस सर. ठीक है, इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सपेरिमेंट consists of tossing a coin and then throwing it second time if head occurs. If tail occurs on the first toss, then a dice rolled once. Find the sample space. तो आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझना पड़ेगा. सबसे पहले हमने क्या किया? कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और अगर हेड आया, थ्रोइंग सेकेंड टाइम इफ हेड ऑकर्स, हेड आएगा तो फिर से थ्रो करो, और अगर टेल आएगा तो क्या करो? डाइस को रोल करो. तो जब आपने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करो, तो फिर से टॉस करने पे फिर से हेड या टेल आएगा. लेकिन अगर पहली बार में टेल आया था तो आपको क्या करना है? डाइस को रोल करना है. तो डाइस को रोल करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6. समझ में आई ये चीज? तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे. सो जब इनका सेट निकालोगे तो एच 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 टी, फिर उसके T1 T2 T3 अप टू T6, एच 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 टी एंड T1 T2 T3 अप टू T6. क्लियर हो गया ये चीज? एक बार कंफर्म कर दो सो दैट मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पे. यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. इस टाइप के क्वेश्चन भी मतलब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, सैंपल स्पेस बनाना एक क्वेश्चन का पार्ट है, वो एक क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्वेश्चन 11 है, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective, non-defective. Write the sample space for this experiment. 3 बल्ब्स निकाल रहे हैं, ठीक है,
और चेक कर रहे हैं डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला बल्ब जब हमने चेक किया तो वो क्या हो सकता है, वो या तो डिफेक्टिव हो सकता है या नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। फिर जब आपने दूसरा बल्ब चेक किया तो फिर से वो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, दोनों केसेस के बाद। समझ में आ रहा है? फिर तीसरा जब आपने चेक किया तो वो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। फिर चौथा आपने टॉस किया, सेलेक्ट किया तो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। एक मिनट उसको सॉल्व करो, क्रिएट करो, मैं एक सेकेंड में कॉल अटेंड। So हाँ, बोलना क्या हुआ बताओ। क्वेश्चन 11 हो गया, कुछ कोई कुछ बोल रहा था क्या? no, sir. ओके, 11th हो गया ना सबका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ क्वाइन इज टॉस्ड if the outcome is head, a die is thrown. If the die shows up even number, the die is thrown again. What is the sample space? अब मेरे ख्याल से आप ही लोग बनाओ तो ज्यादा बेटर है ये क्वेश्चंस। मुझे सीधा आंसर्स बताते जाओ बना के। 12th अगर किसी का बन गया तो आंसर बताना। समझ में आ रहा है ना? The coin is tossed, the outcome is head, a die is thrown. If the die shows up even number, the die is thrown once again. What is the sample space? कोई आंसर कर रहा है तो बताना। So H1, H3, H5, Good. H1, H3, H5, correct. और H2, uh, H21, hmm, H22, H44, H22, and not only H22, it will be also H23, yes, H24 up to H26. Yes. फिर H41, H45, yes correct. H42 up to H46 जब आपको इवन मिल रहा है तब।
और फिर लास्ट कौन सा आएगा? H61 अप टू Sir, H6, it's 26. H26 66 ना। ठीक है, एक चीज और छूट गई, क्या? टेल। टेल आएगा तो कुछ नहीं करना है। करेक्ट, सबका यही बना? yes sir. Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, 13 क्वेश्चन है, the numbers 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of a paper. The slips put in the box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after other, without replacement. Describe the sample space for this experiment. आप लोग आंसर करोगे? Sir, 1 2 हाँ। 1 3 1 4 2 2 1 2 3 2 4 1 2 3 2 4 करेक्ट। 3 1 3 2 3 4 करेक्ट। 4 1 4 2 4 3. करेक्ट, सबका यही बन रहा है? Yes ओके, sir. सो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन 13 हो गया, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, सैंपल स्पेस रेडी रखो। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin if number on the die is even. If number on the die is odd, the coin is tossed twice. ऑड नंबर पे कॉइन को 2 बार टॉस करना है, इवन नंबर पे 1 बार टॉस करना है। राइट द सैंपल स्पेस। आंसर्स रेडी रखना अपने। कोई बता रहा है या मैं बताऊं? हाँ, नहीं नहीं, So 2H2T. एक 2H2T करेक्ट, 2H2T। हाँ, अच्छे से पढ़ो, कॉइन को टॉस कर रहे हैं। हाँ, 2H2T 4H4T. करेक्ट। 6H6T. करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 1 1H. आया तो 2 बार टॉस है, 1HH 1HT, 1HT. यस 1TT। Similarly, same for 3 also and same for 4 also। सॉरी 4 नहीं, 5 के साथ भी ये आएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। ओके, इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर देना जिनका हो गया तो। थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग कर ले आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15, मैं एक बार पढ़ रहा हूं, फिर देखते हैं। A coin is tossed, if it shows tail
We draw a ball from box which contains 2 red 3 black balls. If it shows head, we throw a dice. चलो आप लोग बताओ जल्दी से. TR1, TR2, TR1, TR2, TB2, TB1, TB2, TB3. TB3, करेक्ट. टेल आया तो बॉल निकाला. H1, ये H2, हाँ, to H1 6. H2 अप टू H6. हेड आया तो हमने डायस को रोल कर दिया. तो ये बन जाएगा पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. ओके, हो गया. तो सबका लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन है, a die is thrown repeatedly until 6 comes up. What is the sample space for this experiment? डायस को तब तक रोल करते रहना है जब तक 6 न आ जाए. तो क्या होगा सैंपल स्पेस? मान लो पहली बार हमने रोल किया, पहली बार में 6 आ गया, तो वो पहला आउटकम. लेकिन अगर मान लो पहली बार हमने टॉस किया, 6 नहीं आया, सपोज 1 आया, तो फिर हम दूसरी बार टॉस करेंगे. तो दूसरी बार टॉस किया तो क्या आ सकता है? फिर से 1 आ सकता है. ठीक है. और फिर तीसरी बार टॉस किया, 1 आया, फिर से आया, तो फिर से 1 आया, तो फिर से 1 आ सकता है तीसरी बार में. समझ में आ रहा है? एक मिनट ना, ऐसा नहीं, ऐसा बनाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा. पहली बार में 1 आया और दूसरी बार में 6 आ गया. मान लो पहली बार में 1 आया, पहली बार में 2 आया और दूसरी बार में 6 आ गया. मान लो पहली बार में 3 आया, फिर 6 आ गया. पहली बार में 4 आया, फिर 6 आ गया. पहली बार में 5 आया, फिर 6 आ गया. समझ में आई ये चीज? पहला केस हमने कंसीडर किया जब पहली बार में ही 6 आ गया. दूसरा केस हमने कंसीडर किया जब दूसरी बार में 6 आया. अब तीसरा केस हम लेंगे कि पहली और दूसरी दोनों बार में 6 नहीं आया, तीसरी बार में 6 आ गया. तो वो क्या हो सकता है? 1 1 के बाद 6 आए, या 1 2 के बाद 6 आए, या 1 3 के बाद 6 आए. ऐसा करते हुए 1 5 के बाद 6 आए. ये हो सकता है. या फिर 2 1 6, 2 2 6, 2 3 6, या 2 5 6, ऐसा हो सकता है. इस तरह से और पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, एंड सो ऑन. मतलब ये एक इनफाइनाइट एलिमेंट वाला सैंपल स्पेस होगा. समझ में आया क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन सबको एक बार कंफर्म करो. Yes, sir. ओके ओके. सो इरेज कर रहा हूं फिर इसको मैं. तो आपने अभी तक क्या सीख लिया? सैंपल स्पेस. और 3 पॉइंट्स जो मैंने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको लिखवाए थे. पहला पॉइंट क्या था? रैंडम एक्सपेरिमेंट. दूसरा पॉइंट क्या था? सैंपल स्पेस. तीसरा पॉइंट क्या था? सैंपल पॉइंट्स. अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, तो इसको लिखना इवेंट्स. फोर्थ पॉइंट है इवेंट्स. इवेंट्स को अगर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन, हाँ, ये यहां पर दी हुई है बुक में. सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. ठीक है. तो ये सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है. अब ये क्या हो सकता है, इसको यहां पर एग्जांपल से बताया है. सुनो और समझो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, एक कॉइन को 2 बार टॉस करना. दूसरा पॉइंट, उससे सैंपल स्पेस बने HH HT TH TT. तीसरा पॉइंट, उससे सैंपल्स मिले आपको HH HT TH TT. फिर फोर्थ पॉइंट आपने इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड. ये आपका इवेंट ई हो गया, ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड. तो इस इवेंट के एलिमेंट क्या होंगे? HT और TH. और ये इवेंट जो है वो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है. समझ में आई ये चीज? तो ये हो गया एक इवेंट. इस तरह से और भी कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये एक इवेंट ए है.
गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, ये हो गया इवेंट बी। नंबर ऑफ एटमोस्ट वन हेड, ये हो गया इवेंट सी, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स डिफाइन हो सकते हैं किसी भी एक सैंपल स्पेस के लिए। क्लियर ये चीज? अब ऑकरेंस ऑफ इवेंट, इसको मत लिखो, बस समझ लो। कोई भी इवेंट ऑकर हुआ है ये हम कब बोलेंगे? जब उस इवेंट के कोई एलिमेंट आउटकम में आया है तब। समझ में आया? जैसे कि मान लो ये वाले इवेंट की बात करते हैं, इवेंट सी की। मैंने कॉइन को टॉस किया और अगर मेरे पास एक टेल और एक हेड आ गया, मतलब इवेंट सी ऑकर हुआ है, इवेंट सी ऑकर्ड। क्लियर? ऐसे ही हम किसी भी इवेंट को ऑकर्ड कब बोलेंगे? जब उसका एक आउटकम, जब उसका एक एलिमेंट एक आउटकम होगा। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट पे, तो इसको नोट डाउन कर लो, टाइप्स ऑफ इवेंट। ये आ जाएगा आपका 5th पॉइंट, टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट में हम सबसे पहले देखेंगे इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स क्या होते हैं। इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। या एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि अगर हमने एक डायस को रोल किया और एक मैंने इवेंट ई डिफाइन किया, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। डायस को रोल करने के बाद मैं बोलता हूं नंबर ग्रेटर देन 7, तो इवेंट ई में कोई एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 7 नहीं होगा डायस को रोल करने में, मतलब वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। क्लियर? फिर आता है श्योर इवेंट, इसको सर्टेन इवेंट भी बोला जाता है। एक ऐसा इवेंट जिसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अगर मैंने एक इवेंट एफ डिफाइन किया, नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7, तो एफ के एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब इवेंट एफ सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट बोला जाता है, जिसमें इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों इक्वल हो जाते हैं। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया ये चीज? तो ये दोनों याद रखना, श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट। आप इसको इस तरह से याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ impossible event is equal to 0 and probability of sure event is equals to 1। ठीक है? यहां पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन श्योर इवेंट को कई बार सर्टेन इवेंट्स भी बोला जाता है, सर्टेन इवेंट्स। ठीक है? तो ये चीज भी आप नोट कर लेना। तो हमने फर्स्ट टाइप देख लिया इवेंट्स का, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स में। ठीक है? सेकेंड टाइप है इवेंट का, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट या फिर इसको कई बार एलिमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है। तो अगर मैं कोई इवेंट ऐसे सिंपल वे में डिफाइन करूं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि गेटिंग एच, या फिर गेटिंग टी, या इस तरह के इवेंट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि किसी इवेंट में अगर सिंगल एलिमेंट्स हो तो वो सारे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट्स। जैसे कि E1 E2 E3 E4, ये चारों इवेंट्स में सिंगल एलिमेंट्स है। ठीक है? फिर आता है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे यहाँ एग्जांपल में बताया, इवेंट ई में 3 एलिमेंट है, इवेंट एफ में ज्यादा एलिमेंट्स है, इवेंट जी में और ज्यादा एलिमेंट्स। तो ये सारे क्या है? कंपाउंड इवेंट्स है। क्लियर? तो इवेंट्स के 3 टाइप्स क्लियर हो गए आप लोगों को। फिर आते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पे।
ठीक है, तो मैंने 5th पॉइंट तक लिखाया था, ये हो गया 6th पॉइंट आपका, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब इसमें हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे जो कि हमने सेट्स में अप्लाई किए थे, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? अगर कोई इवेंट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या बोलेंगे? नॉट ए। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री किसी भी इवेंट का कैसे निकलेगा? सैंपल स्पेस में से इवेंट ए को माइनस कर दो तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट में होता था, यूनिवर्सल में से माइनस करते थे, यहां यूनिवर्सल क्या है? आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, लिखते जा रहे हो ना पूरा जो जो बता रहा हूं? ठीक है, अब एक एग्जांपल से यहाँ एक्सप्लेन किया। सपोज एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। सैंपल स्पेस बनने के बाद अगर हमने एक इवेंट डिफाइन किया, ओनली वन टेल अपीयर्स, तो इवेंट ए अगर ओनली वन टेल है तो इवेंट ए के एलिमेंट ये होंगे। तो अगर आपको नॉट ए फाइंड आउट करना है या फिर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे? जिसमें 0 टेल हो या फिर 2 टेल हो या फिर 3 टेल हो। समझ में आ रहा है? तो ट्रिपल एच और क्या होगा? ट्रिपल टी और क्या होगा? टी टी एच, टी एच टी और क्या होगा? एच टी टी। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपको कैसे मिला? एस माइनस ए से मिल गया। समझ में आ गया ये चीज? ओके, फिर उसके बाद इवेंट ए और बी, और मतलब क्या होता है? यूनियन। तो यूनियन ऑपरेशन एक्चुअली इवेंट्स पे, तो कैसे निकालते हैं यूनियन? आपको पता ही है। मान लो अगर आपने एक डायस को रोल किया, आपने इवेंट ए डिफाइन किया गेटिंग 1 एंड 2, इवेंट बी डिफाइन किया गेटिंग 2 एंड 3, तो आपका इवेंट ए और बी ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 2 3। क्लियर ये ऑपरेशन भी सबको? फिर उसके बाद थर्ड है इंटरसेक्शन या फिर एंड ऑपरेशन। इंटरसेक्शन भी कैसे निकालते हैं? कॉमन वाले को निकाल लेते हैं जो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है, तो इसके डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको। ये चीज ध्यान देना, ये भी पढ़ी हुई लेकिन कई बार कंफ्यूज होते हैं हम इसमें। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, या फिर अगर आपको इसको वेन डायग्राम से समझना है तो हम वेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं? मान लो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस S, और इस सैंपल स्पेस में मैंने ये ले लिया 2 इवेंट्स। पहला इवेंट E हो गया, दूसरा इवेंट, पहला इवेंट A हो गया, दूसरा इवेंट B हो गया। तो A माइनस बी या फिर A इंटरसेक्शन B या फिर A बट नॉट B का मतलब कौन सा रीजन होगा? ये वाला रीजन जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं। समझ में आया ये चीज? तो ये जो रीजन जिसको अभी मैंने शेड किया, दिस रीजन इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? और वी कैन से A माइनस B और A बट नॉट B। कई बार ये वेन डायग्राम अप्रोच ज्यादा इजी पड़ती है, इसलिए मैंने ये अप्रोच भी आपके सामने रख दी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? वंशिका, अक्षता, वरुणी? यस सर। ओके ओके, इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको एक अलग से मार्किंग करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उनको बोला जाता है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स उनको बोला जाता है जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते, जैसे कि सेट ए या इवेंट ए 135, इवेंट बी 246, दोनों का इंटरसेक्शन एक नल सेट है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब इनको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
तो एक सिंपल डेफिनेशन ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट देन ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, फिर उसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस हो। ये एग्जांपल बेटर है, जैसे कि अगर हमने इवेंट ए डिफाइन किया कि उसके एलिमेंट है 1 2 3, सामने देखना, इवेंट ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 3 4, सी के एलिमेंट है 5 6। तो जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो 1 2 3 यूनियन 3 4 यूनियन 5 6। तो जब इसका यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 मतलब सैंपल स्पेस। तो यहां पर हम इन तीनों इवेंट्स को क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। समझ में आ गया ये चीज? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके ओके, मेरे ख्याल से मैं आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करता हूं। ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आप लोग ट्राई करना, बिकॉज टेस्ट भी देना है, तो अभी आप लोग टेस्ट दे दो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ डाउट है आज की क्लास से तो पूछ सकते हो। जो बच्चे